नमस्कार। आज की तारीख है 25 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और मैं लेके आया हूं एडिटोरियल नोट्स सेशन। इस सेशन में हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं यूपीएससी सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और इनके साथ जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे होते हैं उन सभी पे चर्चा होती है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि क्या यूपीएससी का 2020 का प्रीलिम्स जो कि 4 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, क्या वो कैंसिल हो जाएगा। बहुत तरफ से ये खबरें आ रही हैं, एक कन्नड़ चैनल ने तो ये तक दिखा दिया था कि कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यूपीएससी को अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। तो क्या है इसकी पॉसिबिलिटी, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, 24 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दी है सेंटर को और यूपीएससी को। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, नोटिस देना सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, यानी उसने रीज़न मांगा है कि क्यों आप 4 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम करा रहे हो कोरोना की कंडीशंस के बीच में, ठीक है। तो नोटिस देना एक पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल है। हालांकि ये बात भी है कि इस बीच यूपीएससी ने एनडीए ऐसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया है, ठीक है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि और एग्ज़ाम्स कराने का मतलब कि यूपीएससी के पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है कि वो प्रीलिम्स को करा लेगा। और वो इन सारे रीजंस को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को अगर एक्सप्लेन कर देता है, सुप्रीम कोर्ट मान जाती है, तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को होगा। तो मान के आप ये चल सकते हैं कि चांसेस आर वेरी लेस, 20% चांस हैं कि मे बी कैंसिल हो जाए, बट 80% इस बात के चांस हैं कि एग्ज़ाम होगा ही होगा। नेक्स्ट इशू हम बात करेंगे ग्रामीण कौशल योजना की, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट की योजना है, यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ठीक है, युवाओं को रोजगार देने की स्कीम है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लॉन्च कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 में ये लॉन्च हुई थी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के द्वारा। और ये उस दिन के मतलब जिस दिन ये लॉन्च हुई थी उस दिन था क्या? उस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। अब देखिए, इस स्कीम का मकसद क्या है? इस स्कीम का मकसद ये है कि जो ग्रामीण इलाकों के पुअर यूथ हैं, ठीक है, जो ग्रामीण इलाकों के गरीब युवा हैं, उन्हें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाया जाए और उन्हें इस तरह से तैयार किया जाए कि जो ग्लोबल वर्क फोर्स है, कहने का मतलब जो विश्व स्तरीय, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्क फोर्स है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में काम करने वाले लोग हैं, उनके लेवल को चैलेंज कर पाएँ गांव के गरीब युवा। तो ये इसका मकसद है, इस तरह से उन्हें स्किल प्रोवाइड करना कि वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, 15 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक के जो यूथ हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, ठीक है। अब ये स्कीम नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत भी आती है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये तो होता ही है कि रूरल पुअर जो हाउस होल्ड हैं उन्हें इनकम प्रोवाइड की जाए, साथ ही साथ जो यूथ हैं उनकी कैरियर एस्पिरेशंस, जो करियर को लेके जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने का भी ग्रामीण कौशल योजना का प्लान है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इश्यू पे चलते हैं। G4 कंट्रीज़ की हाल ही में मीटिंग हुई है। क्या है G4 कंट्रीज़ और क्यों हुई मीटिंग, इस बात को भी हम जान लेते हैं। देखिए, G4 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। कोरोना चल रहा है तो जाहिर सी बात है गए नहीं होंगे, हाथ नहीं मिलाया होगा। वर्चुअल मीटिंग, जैसे हम आप वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वैसे इनकी हुई है मीटिंग। G4 एक ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप है, ठीक है, 4 कंट्रीज़ का, ठीक है। कौन कौन से? ब्राज़ील, जापान, इंडिया, जर्मनी, इन 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। अब G4 के कंट्रीज़ का एक सिंगल मतलब एक सबका एक समान लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। यही इन G4 कंट्रीज़ का क्या है, लक्ष्य है। और इसको लेकर के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नियम है उसमें बदलाव की ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो G4 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले, इन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि हाँ भाई, हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। देखिए, चाहे जैसे हो आप अपने रूल चेंज करिए, क्योंकि ये बात सही नहीं है कि सिर्फ 4-5 कंट्रीज, सेलेक्टेड कंट्रीज़ को आपने दे दी है वीटो पावर, दे दिया परमानेंट मेंबरशिप दे दिया। ये तो मतलब डिक्टेटरशिप है, सीधा सीधा, है ना। तो देखिए, और इस किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ? अफ्रीका पे भी डिस्कशन हुआ। अफ्रीका देखिए एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके साथ ये माना जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसके साथ सही चीज़ें नहीं हुई, सही व्यवहार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ना ये परमानेंट मेंबर है, ना ये नॉन परमानेंट मेंबर है। तो एक पूरा कॉन्टिनेंट है,
पूरा कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका, लेकिन इसके बावजूद उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा ना बनाना अपने आप में एक इनजस्टिस सा है, ये G4 कंट्रीज़ ने कहा। इंडिया का क्या बात है भाई, इंडिया का इस G4 कंट्रीज़ की तरफ में से इंडिया ने अपना क्या व्यू रखा। इंडिया ने ये व्यू रखा कि जो यूनाइटेड नेशन है उसे हम डेमोक्रेटाइज करेंगे, उसमें लोकतंत्र लाएंगे, जैसे भारत जैसा आदर्श लोकतंत्र यूनाइटेड नेशंस में भी होना चाहिए, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, तो भारत ने अपने ये पॉइंट्स रखे। नेक्स्ट इश्यू पे चलते हैं, कोरोना वायरस पे टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। इस पे जो नई रिसर्च आई है वो चौंका देने वाली है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि टेम्परेचर हाई होने पे, ठीक है, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब लो रहेगी, ठीक है, यानी जब गर्मी वगैरह लगेगी तो कोरोना वायरस क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे बैक्टीरिया होता है, कभी कभी हीट से उनकी डेथ हो जाती है, या वो वायबल नहीं रह जाते, फंक्शनिंग नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा एक स्टडी निकल के सामने आई है कि जब टेम्परेचर हाई होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहने का मतलब कि हवा में वाष्प की कितनी प्रेजेंस है, हवा में जो वाटर वेपर है उसकी कितनी प्रेजेंस है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब हाई होती है 100% तो बारिश के चांस होते हैं, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो ड्राई मौसम रहता है, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब लो होगी, यानी जब ड्राइनेस होगा मौसम में, तो कोरोना वायरस काम क्या बोलते हैं बहुत तेज़ी से करेगा, ठीक है। तो ऐसा इसमें निकल के आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होगी तो कोरोना वायरस तेज़ी से काम नहीं करेगा। एक्चुअली ये पाया गया कि थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, ठीक है। बट जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, यानी बारिश का मौसम है, इस समय जो मौसम चल रहा है, इस केसेस में कोरोना के केसेस और तेज़ी से आएंगे, ऐसा मानना है इस स्टडी का। तो ये स्टडी भले कुछ उल्टा फुल्टा डेटा दे रही हो, है ना, भले ही साइंटिस्ट को गलत इसने प्रूव कर दिया हो, पर ये है ख़तरनाक इस रिसर्च। मतलब ये सही संकेत नहीं है। एक तो कोरोना के वैसे ही इतने सारे केसेस, और अब ये बात निकल के आ रही है कि बरसात में इनके केसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टोटली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बनी हुई हैं। हालांकि भारत के लिए अच्छी ये बात है कि जो टोटल एक्टिव केसेस है उनमें भी थोड़ा कमी आ रही है, थोड़ी सी स्लाइट कमी आ रही है, और जो ठीक होने का रेट है, वो रिकवरी रेट, वो तो अच्छा हो ही रहा है दिन प्रतिदिन। लास्ट इश्यू में बात कर लेते हैं प्लास्टिक पार्क्स की। यूपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्लास्टिक पार्क क्या है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने ये अलाउ किया है कि देश भर में लगभग 10 प्लास्टिक पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये प्लास्टिक पार्क कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे? असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। प्लास्टिक पार्क होता क्या है? देखिए, ये एक इंडस्ट्रियल जोन होता है। ये एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और ये सिर्फ प्लास्टिक की इंटरप्राइजेज़ यहाँ पे होती हैं। मतलब प्लास्टिक प्रोडक्ट से डील करने वाली जो कंपनीज़ होती हैं वही यहाँ पे होती हैं, और उससे जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक पार्क का फ़ायदा, पहली बात तो ये है कि जो प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन है, जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है, इंडिया अधिकतर प्लास्टिक का प्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है, इम्पोर्ट करता है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि हम प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर पाएंगे, ये फ़ायदा होगा। और इससे नुकसान ये होगा कि प्लास्टिक जो वेस्ट हो जाता है, लगभग 60% प्लास्टिक तो मान लीजिए आप रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन 40% एज अ वेस्ट बच जाता है। तो वो प्लास्टिक फिर डंप इंडिया में होगा। तो ये एक समस्या को और बढ़ाने वाली बात हो गई। तो फ़ायदे और नुकसान दोनों हमने देख लिए। ये रही प्लास्टिक पार्क से जुड़ी बातें। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।